हायर परचेज चैप्टर का बेसिक फंडा क्या है? हम ईएमआई पे सामान लाते हैं, ईएमआई पे, यही वो चैप्टर का कंसेप्ट है। लेकिन बस यहाँ पे हम और आप इंडिविजुअल लोग लाते हैं, और ये चैप्टर बात करेगा जब एक बिजनेस कुछ ईएमआई पे ले ले एसेट्स को। तो यह चैप्टर का नाम हायर परचेज क्यों? हायर का मतलब क्या होता है? भाड़ा पे लेना, भाड़ा पे, रेंट पे, और परचेज का मतलब खरीदना। सर दोनों टर्म बड़ा अजीब नहीं है, एक तो बोल रहे हैं भाड़ा पर, एक बोल रहे हैं खरीदना। देखो बेटा, ईएमआई कंसेप्ट का मतलब भी यही होता है, क्योंकि आप खरीदना मतलब वही एक ही बात है। भाड़ा पे खरीदना मतलब भाड़ा देना तो बेटा खरीदना नहीं होता। अगर हम एक बस पे भाड़ा देके चल रहे हैं तो क्या बस खरीद लिया? नहीं। लेकिन बस खरीद लिया तो उसका भाड़ा क्यों दे? मेरा ही सामान हो गया, फिर तो हम भाड़ा क्यों चुकाएं? अगर एक रूम हम ले लिया है अपना पर्सनल सेंटर बनाने के लिए, कोचिंग सेंटर बनाने के लिए, तो वो रूम तो फिर परचेज कहलाएगा ना मेरे लिए, तो फिर उसका भाड़ा देना पड़ेगा क्या किसी को? नहीं। और अगर रूम भाड़ा पे लिया है, भाड़ा दे रहा है, तो क्या उसको हम खरीदना बोल सकते हैं क्या कि हम खरीद लिया रूम? इसीलिए लोगों को लगता है ना दो अलग अलग टर्म हो गए, तो पूरा ऑपोजिट बात कर रहा है दोनों वर्ड्स। लेकिन बेटा ऑपोजिट बात नहीं कर रहे थे, ये बोल रहा है, ये चाह रहा, मान लो हम 6 ईएमआई पे कोई सामान लिया, ठीक है, मान लो मेरे को 30,000 रुपये चुकाना है, हम 5,000 करके 6 ईएमआई में चुकाएंगे, ठीक है। लेकिन बेटा मान लो 3rd ईएमआई के बाद हम न चुकाएं, तो वो जिससे हम ईएमआई पे सामान लिया वो क्या करेगा? हाँ, और ये जो 15,000 अब तक दिए हैं वो हाँ, यानी वो 15,000 को क्या बोल के लिखेगा कि वो भाड़ा कमाया। तो जब तक लास्ट ईएमआई नहीं दे देते तब तक एसेट का मालिक हम नहीं बन सकते, ओनरशिप नहीं होगा मेरा। तो इसीलिए जब तक ईएमआई चुका रहे हैं उसको भाड़ा की तरह मान रहे हैं, और जिस दिन सारा ईएमआई दे दे तब वो परचेज की तरह हो जाएगा। तो ईएमआई पे परचेजिंग कर रहे हैं। तो अगर आप बीच में फेल कर गए तो जितना ईएमआई दिया वो तो रख लेगा। मान लो हम 4th ईएमआई तक दे दिया, तो मतलब हम उसको 20,000 रुपये दे दिया, वो अपने बुक्स में उसको भाड़ा का अर्निंग मान लेगा, और हम अपने बुक्स में उसको रेंटल एक्सपेंडिचर मान लेगा। क्योंकि एसेट तो मेरा हुआ नहीं, वो एसेट तो उठा के ले गया 4 ईएमआई के बाद जब हम फेल हुआ। तो सर जी अब ये 20,000 पैसा तो गया है बिजनेस के अकाउंट से, फिर तो क्या बोल के अल्टीमेटली बुक्स में लेकर जाए? सर आप इसको रेंट मान लीजिए कि 4 महीने किसी का एसेट यूज किया, उसको 5,000 करके भाड़ा दिए, और सर आप पूरा भाड़ा जब दे दें, मतलब पूरा हायरिंग वैल्यू दे दें, पूरा ईएमआई चुका दें, तो आप उसको अपनी बुक्स में एज एन एसेट परचेज की तरह मान लीजिए। ये मेन बात, ठीक है। इसमें आपको सीखना क्या है या पढ़ना क्या है? सर हमको 2 इंपॉर्टेंट बातें सीखनी है। एक तो कैलकुलेशन, सर क्या चीज का कैलकुलेशन, वही बात तो करनी है, और दूसरा उसका लेजर बनाना या जर्नल पास करना, लेजर जर्नल। तो सर पहले हमको कुछ वर्किंग सीखना पड़ेगा। सर क्या चीज का वर्किंग? बेटा इस चैप्टर में ना कुछ एक इंपॉर्टेंट टर्म है। पहले नंबर 1 टर्म है हायर परचेज प्राइस, HP प्राइस, और नंबर 2 टर्म है कैश प्राइस। नंबर 3rd टर्म है डाउन पेमेंट, एंड नंबर 4th और आखिरी टर्म है इंटरेस्ट पेमेंट। सर ये चारों टर्मिनोलॉजी का मतलब बात की। 5वां एक और टर्म है, बट वो टर्म आपको पता है, डेप्रिसिएशन। सर जी हायर परचेज प्राइस का मतलब क्या है और कैश प्राइस का मतलब क्या है? ये दोनों भाई भाई, दोनों को एक साथ पढ़ना चाहिए। सर हायर परचेज प्राइस मतलब है जितना टोटल ईएमआई जोड़ के आप पेमेंट कर रहे हैं। बेटा एक बात बोलो, अगर हम तुमको अभी पूरा पैसा दे के सामान लें तो तुम हमको मान लो 1 लाख रुपया में दे रहे हो, और यही हम तुमको बोले हम तुमको ये 1 लाख रुपया 5 इंस्टॉलमेंट में तोड़ के देगा, या 10 इंस्टॉलमेंट में तोड़ के देगा, तुम मेरे को 1 लाख में दोगे क्या सामान? क्यों नहीं दोगे? तोड़ के दे रहे हैं। सर आपका पैसा, आप मेरा पैसा आप हमको इतना दिन में लटका के देंगे,
तो उस बात का हम एक्स्ट्रा क्या लेंगे, आप मेरे से एक्स्ट्रा क्या लोगे? वेरी गुड। इंटरेस्ट। तो जब गुड्स का दाम का बात करते हैं उसी को बोलते हैं कैश प्राइस। मतलब वो 1 लाख जो हम बोला अभी मेरे एग्जांपल, लेकिन जैसे हम तुमको बोला 5 EMI में तोड़ तोड़ के देगा, तुम बोले ठीक है 1,20,000 लगेगा। ये 1,20,000 को बोला जाता है हायर परचेज प्राइस। और ये जो 20,000 का गैप हुआ इसको क्या बोले? इंटरेस्ट। तो ये तीनों टर्म एक साथ क्लियर हो गए। इंटरेस्ट का मतलब भी, कैश प्राइस का मतलब भी, हायर परचेज प्राइस का मतलब भी। बात क्लियर है पहला? हाँ। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, सर डाउन पेमेंट क्या होती है? देखो हम बोला कि मशीन का दाम 1.5 लाख रुपए है एक्चुअली में, 50,000 हमको अभी दे दो, बाकी 1 लाख तोड़ तोड़ के देना विथ इंटरेस्ट 20,000। तो ये जो आप हमको अभी तुरंत मशीन खरीदते ही 50,000 रुपया दे दिए, मशीन लेके जाते ही, इसको डाउन पेमेंट बोलते हैं ना। हाँ। जो स्टार्टिंग में ही हमको पैसा देना पड़ जाए, क्योंकि पूरा उधार नहीं मिलता कुछ भी सर। 1.5 लाख का मशीन आपको पूरा 1.5 लाख उधार में नहीं मिलेगा, थोड़ा पैसा आपको तुरंत देना पड़ेगा और बाकी आप EMI में तोड़ तोड़ के दे सकते। तो जो बाकी 1 लाख बच गया वो EMI में दोगे प्लस 20,000, यानी 1,20,000 रुपया आप नेक्स्ट 5 इंस्टॉलमेंट में तोड़ के दोगे। 24,000 रुपया आई थिंक ऐसे गुजर। 1 लाख का 5 से ऐड किया तो 20,000 और 20,000 को 5 से ऐड किया तो 4,000, 24,000 रुपया आप पर मंथ करके दोगे। तो आपका हायर परचेज, कैश प्राइस, डाउन पेमेंट तीनों वर्ड क्लियर। इंटरेस्ट पेमेंट भी तो समझ में आई है अब तक, और डेप्रिसिएशन तो आपको पता ही है। ठीक बात। डेप्रिसिएशन कौन अपने बुक्स में क्लेम करेगा? जो बेचा है वो, या जो EMI पे लिया है वो? तो EMI पे लिया है। हाँ, क्यों? क्योंकि सर देखिए यहीं पर ना अकाउंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल का बात आता है। एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है अकाउंट्स का, सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म। क्या है प्रिंसिपल का नाम? सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म। सर ये क्या बोलता है प्रिंसिपल? ये प्रिंसिपल बोलता है बेटा कि हर बात ना लीगल क्या बोल रहा है वो मत देखो, लीगली क्या चीज सही है वो मत देखो, सब्सटेंस यानी सबूत, एविडेंस क्या बोल रहा है वो भी देखो, या सिचुएशन क्या बोल रहा है वो भी देखो। सर ये बात यहाँ पर क्यों उठ कर आया? बेटा डेप्री जनरली वो आदमी क्लेम करता है जो एसेट का ओनर होता है ना, जिसका ओनरशिप है। डेप्रिसिएशन वही क्लेम कर सकते हैं, ये बेसिक फंडामेंटल बात है ना। लेकिन सर यहाँ पे तो आप एसेट के ओनर तो लास्ट में बनोगे, जब तक लास्ट EMI नहीं दोगे आप तो एसेट के ओनर नहीं बने, हाँ कि ना? लेकिन सर फिर भी आपको डेप्री क्लेम करने दिया जा रहा है हर साल। मान लो आपको 5 साल में पूरा EMI चुकाएगा, 5 लाख का मशीन लिया है, 6 लाख का मशीन, 1 लाख डाउन पेमेंट और बाकी 1 लाख एक साल में एक इंस्टॉलमेंट। तो सर ये एसेट तो आपका बनेगा 5 साल के बाद, आप ओनर तो 5 साल के बाद बनोगे, लेकिन आपको डेप्री अपने बुक्स में अभी से ही क्लेम करने का राइट होगा। तो ये बात लीगलिटी के हिसाब से तो गलत हो रहा है, क्योंकि लीगली जो ओनर होता है वही डेप्री क्लेम करता है और लीगल ओनर तो आप बनोगे लास्ट में 5 साल के बाद। लेकिन सब्सटेंस या सिचुएशन क्या बोल रहा है कि सर एसेट को यूज तो आप ही करोगे अगले 5 साल तक, और ये मान के चल रहे हैं कि आप EMI फेल नहीं करोगे। आप तो एसेट पूरा यूज खरीदोगे तो आपको रखना ही है, आप बेवकूफ थोड़ी ना हो, कोई बिजनेसमैन पागल थोड़ी ना होगा जानबूझ के EMI डिफॉल्टर बनेगा। एसेट उठा के ले जाओ तो हम बिजनेस किससे करेंगे? आपसे हम एक मशीन खरीदा और आप मेरा मशीन उठा के ले गए 3 साल के बीच में, तब हम आगे काम कैसे करेंगे? और दूसरा मशीन कोई हमको देगा नहीं, क्योंकि एक बार डिफॉल्टर होंगे तो आपका वो क्रेडिट रेटिंग खराब होगा, आपको फिर कहीं उधार नहीं मिलेगा। कोई बिजनेसमैन जानबूझ के डिफॉल्ट नहीं करेगा, तो वो मान के चल रहा है कि वो पूरा EMI चुकाएगा और लास्ट में ओनर बनेगा। तो यानी आपका एविडेंस या सिचुएशन बोलता है कि जो बायर है उसको डेप्री क्लेम करने दिया जाए। तो ये एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जो बोलता है हर बार लीगलिटी को मत देखो, सिचुएशन को भी देख के अकाउंट्स में एंट्री पास करो। तो यानी सर डेप्री भी हमको, जो बायर है, जो हायर परचेजर है, वो डेप्री क्लेम करेगा। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी क्लियर हुए। अब आता है एक और इम्पोर्टेंट टर्म, हायर। जो बेच रहा है उसको क्या बोलते हैं? हायर वेंडर। और जो खरीद रहा है उसको हायर परचेजर।
वेंडर मतलब ही सेलर होता है बेटा, खरीद रहे परचेजर, ठीक है। हायर वेंडर और हायर परचेजर वर्ड यूज कर, सेलर को ही वेंडर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक सर हम लोग टर्मिनोलॉजी तो सारा सीख गए। अब बात आता है सर आप इतना टर्म सिखा क्यों रहे। सबसे पहला बात तो आपको कैश प्राइस टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, और वो आपको कई बार गिवन नहीं भी हो सकता। आपको सीधा बताया हम आपको 1,20,000 देगा, 1 लाख हम आपको डाउन पेमेंट दे रहे हैं और हम आपको 1,20,000 EMI में चुका रहे हैं, 5 EMI में 24,000 ईच करके, ठीक है। ये डेटा दे दिया तो ये तो सर हो गया 1 लाख प्लस 1,20,000 करें मतलब 2,20,000 मेरा हायर परचेज प्राइस हो गया, ठीक बात। 1 लाख हम आपको डाउन पेमेंट दे रहे हैं और 1,20,000 हम 5 EMI में तोड़ के दे रहे हैं, मतलब कुल मिला के एसेट के लिए हम आपको कितना पेमेंट कर रहे हैं, 2,20,000। ये 2,20,000 ये हायर परचेज प्राइस कहलाएगा क्योंकि इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, ये EMI वैल्यू है पूरा का पूरा। लेकिन सर इसका कैश प्राइस कितना है, क्योंकि जब बुक्स में एसेट को रिकॉर्ड करते हैं, मेरा ये बात बहुत अच्छे से याद रख लेना, जब बुक्स में एसेट को रिकॉर्ड करते हैं, बैलेंस शीट में जब एसेट लिखते हैं या फिर एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक एंट्री पास करते हैं, तब हमको कैश प्राइस पे रिकॉर्ड करना है। क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा 20,000 दे रहे हैं सर आप, वो तो आपका इंटरेस्ट में जाना चाहिए था, और इंटरेस्ट को एसेट में ऐड नहीं कर सकते, है ना। तो यही बात अब हमको, इसीलिए हमको ये कैश प्राइस टर्म जानना बहुत जरूरी था। हमको सेग्रीगेट करना पड़ेगा, अगर कैश प्राइस गिवन नहीं होगा तो कैश प्राइस कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। फाइन, चलो ठीक है। तो सर इसलिए कैश प्राइस टर्म बहुत जानना जरूरी था। हायर परचेज प्राइस इसलिए जानना जरूरी था क्योंकि वो एग्जाम में देगा तो समझना पड़ेगा, और इंटरेस्ट इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि इंटरेस्ट को अलग से PL में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो हर EMI में कितना इंटरेस्ट छुपा हुआ है वो भी अलग करना पड़ सकता है। तो सर इस चैप्टर में बेसिकली देखा जाए, जब आप कैलकुलेशन सिखाने जाएंगे, हम बोलते हैं चैप्टर में 2 काम करेंगे, एक तो कैलकुलेशन सीखना, एक जनरल एंट्री पास करना या लेजर बनाना, ठीक है ना। लेजर तो एक ही बनाना है, 1 या 2, उसी हिसाब से जनरल एंट्री पास हो जाएगा। लेजर बनाना इज नॉट अ बिग डील इन दिस चैप्टर। जैसे डेप्री चैप्टर में, डेप्रिसिएशन चैप्टर में लेजर बनाना बिग डील नहीं था ना, उसके कैलकुलेशन मेन था, फिगर निकालना जो था वो वर्किंग बना के। वैसे यहाँ पर भी सर हमको जानना पड़ेगा बुक का कैश प्राइस कितना, हमको जानना पड़ेगा हर EMI में इंटरेस्ट का फिगर कितना। ये दोनों फिगर जब आप जानोगे तब आपका सम्स चालू होगा। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, और वही आज सीखने जा रहे हैं, ठीक है। पहले नाम जनरल सिखा रहा है ना पुटिंग सिखा रहे हैं। मेरे को जनरल लेजर जो दिख रहा है हम ये सब कुछ भी नहीं करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब तक वर्किंग ही नहीं आएगा तो लेजर में फिगर डालोगे क्या, ठीक है ना। अच्छा सर इसमें कितने टाइप का सम बनेगा जब लेजर बनाने पड़ेगा? 2 टाइप का। या तो बोलेगा आप एसेट खरीदे और आप पूरा EMI चुका दिए। सर आपको लगता है इतना आसान सम देगा? नहीं। आपको देगा आप ये एसेट खरीदे और आप बीच में जाके EMI डिफॉल्टर हो गए और सामने वाला अपना गुड्स उठा के ले गया, ठीक है। इसमें 2 लोचा देने का उम्मीद है, और यही आखिरी बात होगा। अगर आप पूरा एसेट उठा के लेगा, मान लो हम 3 ट्रक खरीदा था EMI पे, हम ट्रांसपोर्ट कंपनी है, हम एक ट्रक मैन्युफैक्चरर कंपनी से 3 ट्रक EMI पे लिया, हम EMI डिफॉल्टर किया और ट्रांसपोर्ट कंपनी 3 ट्रक उठा के ले गया, तब तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो बच्चा सम बनेगा। प्रॉब्लम तब आएगा जब वो 3 में से 1 ट्रक उठा के लेगा और 2 ट्रक आपके पास छोड़ दे। 2 ट्रक भी छोड़ दो, क्योंकि आप इतना, आप तो टोटल 10 EMI देना था, आप 7 EMI तक दे चुके हो तीनों ट्रक्स का। तो बेटा इतना सारा EMI आप दे दिए और वो सारा ट्रक उठा के ले जाए, ये गलत होगा। हम बहुत अच्छा मान लो 10 लाख का एक ट्रक है, 3 ट्रक 30 लाख का, ठीक है। मान लो हम आपको 7 EMI तक दे दिया,
पर ईएमआई मेरा बात था 10 ईएमआई टोटल देना था, 1 ट्रक का दाम 10 लाख है। एक बार एग्जांपल में ऐसे ही ले रहे हैं, एक बार इंटरेस्ट का फैक्टर इग्नोर कर रहे हैं। हम सिंपल बात बोल रहे हैं एकदम, 1 ट्रक का दाम 10 लाख है, हम आपको 10 ईएमआई में पेमेंट का बात किया। हम अब तक 7 ईएमआई दे चुके हैं, मतलब पर ट्रक हम 7 लाख रुपए दे चुके हैं। हम आपको टोटल 21 लाख दे दिया 3 ट्रक का, देना था 3 ट्रक का 30 लाख, बचा केवल 9 लाख है हिसाब से, और आप ले गए तीनों ट्रक उठा के। तो देखा जाए तो आप हायर परचेजर के साथ ज्यादती की, गलत की, क्योंकि वो मोटा मोटी मैक्सिमम प्राइस पे कर चुका था। बेटा देखा जाए तो आप 1 ट्रक उठा के ले जाते, 2 ट्रक छोड़ जाते ना, क्योंकि हम तो आपको 21 लाख तो दे ही दिया। हिसाब से ये मान लो 2 ट्रक का पेमेंट हो गया, 1 ट्रक का पैसा बाकी रहेगा, क्या है ना अनुश्री? तो सर अब आप ये तो गलत कर गए ना, 20 लाख रुपया भी ले लिए मेरा, तीनों एसेट उठा के ले गए मेरा, मतलब अल्टीमेटली हम जीरो पे खड़ा हो गया आके, और मेरे जेब से 21 लाख रुपया भी चला गया। ये तो मतलब सर हायर भिखारी बना के चले, मतलब पूरा भिखारी बना दिया। हायर परचेजर की जगह हम हायर भिखारी हो गया। ठीक है, तो ईएमआई भी जो कंपनी आप दे रहा है ना ईएमआई पे, वो भी देख रहा है, ये तो ठीक ही बात बोल रहा है, फिगरिंग तो गलत हो जा रही। तो बोलाते ठीक है, 1 ट्रक छोड़ रहे हैं, 2 ट्रक ले जा रहे हैं, ऐसे करके कहानियां चलती है। क्योंकि देखो आप जब इंडिविजुअल बाहर की तरह मत सोचना, एक जनरल पब्लिक हाउस होल्ड की तरह, वहां तो वो पूरा उठा के ले जाएगा सर, वहां कोई दया भावना नहीं है। लेकिन जनरली बिजनेस पैटर्निटी जब होती है ना, वहां पर ना ये सब चीजें थोड़ा सा देखभाल के डील होता है। तो आपको 2 टाइप का सम देगा एग्जाम में, एक बोलेगा कि पूरा एसेट उठा के ले गया, और एक बोलेगा पार्ट ऑफ द एसेट उठा के ले गया। ठीक है, तो वहां झमेला देगा बस। अब आ जाओ सर आज की कैलकुलेशन पर, ये चैप्टर का श्री गणेश करें। अब तक क्या कर रहे थे हम? अब तक हम आपको केवल कंसेप्ट बता रहे थे। देखो पहला 3 टाइप का कैलकुलेशन का कहानी दे सकते हैं। आपको कैश प्राइस दे दिया, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे दिया, और आपको ईएमआई यानी इंस्टॉलमेंट में जो जो देना हर महीना वो भी बता दो। सर सब कुछ तो बता दो। अच्छा ही तो है। नहीं, इस सिचुएशन में अब आपको निकालना क्या है फिर? सर आप तो यही 3 चीज निकालने बोले थे, और यही तीनों तो आप बोल रहे हो क्वेश्चन दे दिया, तब निकालना क्या है? निकालना है सर हर ईएमआई में कितना इंटरेस्ट है वो अलग कर। मेरा बात समझ में आया? तो सिचुएशन है जब आपको कैश प्राइस दे दिया, मतलब अभी तुरंत पैसा दो पूरा का पूरा, तो ये एसेट कितना में मिलेगा, उसी को तो बोलते हैं कैश प्राइस। और हायर परचेज प्राइस किसको बोलते हैं? कि जो ईएमआई में तोड़ तोड़ के टोटल दोगे, सब जोड़ के कितना दे दो, उसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड हो गया। मेरा वाला एग्जांपल में बोले अभी दो तो 1 लाख, और तोड़ तोड़ के दो तो 1,20,000 है। ठीक है, तो सर वो दे दिया हमको, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बता दिया, बट बेटा यहाँ क्या बता रहा है? अलग अलग इंस्टॉलमेंट का वैल्यू। तो हर इंस्टॉलमेंट में बेटा जब हम लोग ईएमआई में पेमेंट करते हैं, तो आपका ईएमआई का वैल्यू जो होता है हर महीना वाला या हर पीरियड वाला जो भी, उसमें आपका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों इंक्लूडेड होता है। हाँ, तो आपको वही कैलकुलेट अलग अलग करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप जनरल एंट्री करोगे आप तो हर ईयर करोगे ना, तो आप एक बार में पूरा इंटरेस्ट कैसे बुक कर सकते हो? नहीं कर सकते। अपने को ये पता है कि सर आप जब बोले कैश प्राइस 1 लाख है और हायर परचेज प्राइस 1,20,000 है, तो अपने को तो सर दिख ही रहा है सीधा सीधा, क्या कैलकुलेट करना, पता ही चल रहा है 20,000 इंटरेस्ट। मतलब अभी देते तो 1 लाख में मिलता, और तोड़ तोड़ के दे रहे हैं तो सारा ईएमआई जोड़ के 1,20,000 आ रहा है, डाउन पेमेंट ईएमआई सब जोड़ के, तो 20,000 जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं वही तो इंटरेस्ट है। लेकिन बेटा जी हम तो आपको 24,000 का ईएमआई तोड़ तोड़ के दे रहे हैं ना, तो बेटा जी उस 24,000 में कितना प्रिंसिपल और कितना इंटरेस्ट एंट्री करते समय तो अलग करना पड़ेगा। मतलब ये 20,000 जो मेरा इंटरेस्ट है वो हर ईएमआई में कितना कितना छुपा हुआ, तो सिर्फ ये निकालना आना चाहिए। चलो एक एग्जांपल से करते हैं। बोल रहा है एक्स लिमिटेड परचेज अ मशीन ऑन हायर परचेज बेसिस फ्रॉम द आइडियल मशीन कंपनी लिमिटेड। द फॉलोइंग टर्म्स, कैश प्राइस बता दिया है 40,000 है, डाउन पेमेंट दे रहे हो जब साइन कर रहे हो एग्रीमेंट तब 10,811 रुपया,
और 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट दे रहे हो 7,700 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। ठीक है, आपको बोला है कैलकुलेट द टोटल इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन कैश इंस्टॉलमेंट। सर टोटल इंटरेस्ट तो हम ऐसे ही निकाल देता, 7,700 इंटू 5 कितना होता? 38,500। ये भी हम ओरली कैसे किया पता है? पहले हम 7,000 इंटू 5 कर लिया पहले 35,000। 77 इंटू 5 हमको नहीं आता, हमको बचपन में 1 से लेकर 20 तक का टेबल नहीं आता। वो जो आती कोई भी रिलेटिव बोलता था 18 का टेबल सुनाओ, 17 का टेबल सुनाओ। हाँ सर क्या मजा मनी मन सोचता था कि भाई तू ही सुना दे बैठ के, जबरदस्ती मेरा टेस्ट लेने आया कि घर में रिलेटिव की तरह है। तो ठीक है यार, ये क्या है 17 का टेबल सुनाओ, 16 का टेबल सुनाओ, 11 का टेबल सुनाओ। हाँ टेबल याद रखना जरूरी थोड़ी ना है। हाँ ये गजब बात है। बड़ा हो गया तो पता चला कैलकुलेटर मिलने वाला है, तो बचपन में टेबल की याद करा रहा था। ठीक है, उसके पीछे भी रीजन था एक्चुअल में। तुम्हारा ब्रेन कैलकुलेशंस भी स्ट्रांग होनी जरूरी है, वो एक प्रैक्टिस का तरीका होता है, कुछ नहीं। ठीक है सर, जो भी है। तो फिलहाल सर यहाँ क्या हो रहा है, 7,000 इंटू 5 किया 35,000 और फिर 700 इंटू 5 किया तो 3,500, तो 35,000 प्लस 3,500 तो 38,500। चलिए सर, आप डाउन पेमेंट कितना दे रहे हैं? 10,811 जो लीजिए, यानी टोटल पेमेंट कितना दे रहा है? हायर परचेज प्राइस 38 और 10,000 हुआ 48,000, 49,000 समथिंग आ रहा है। जोड़ो कितना आ रहा है? 49,311 आ रहा है। फिर भी जोड़ो 38,500 और 10,811 जोड़ो 49,311 आ रहा है। मेरे साथ ना एक बुरी चीज हुई है। क्या हुआ? मेरी कैलकुलेटर जो थी वो खराब हो चुकी है। ठीक है, तो मैं नया कैलकुलेटर खरीद के लेके आई। अब जो मैं लेके आई दुकान में चल रहा था, घर में लेके आई तो नहीं चल रहा है। ठीक है, दुकान दोबारा लेके जाना उसको। तो ठीक है सर, हायर परचेज प्राइस आ रहा है 49,311 और आपको अगर तुरंत पैसा देते तो कितना में मिल जाता है ये एसेट? 40,000 में। कैश प्राइस से 40,000 है, मतलब सर हम 9,311 रुपये इंटरेस्ट दे रहे हैं। अब ये 9,311 हर वो 7,700 में कितना इंटरेस्ट और कितना EMI है वो निकालना हमको चाहिए, तभी हम हर साल जनरल एंट्री, हर पेमेंट के टाइम में जनरल एंट्री पास कर पाएंगे। ठीक, तो सर कैसे करेंगे? देखो आराम से। 40,000 गुड्स का दाम है, 10,811 तो हम हाथों हाथ ही दे दिया, उस पर इंटरेस्ट देंगे क्या? नहीं। सर हम इंटरेस्ट उसी पे देते हैं जो पेंडिंग रहे। हाँ। तो सर 29,189 पेंडिंग। ठीक है ना? अब ये 29,189 पे हम 10% इंटरेस्ट देंगे, कितना देंगे? 2,919। तो 7,700 का आप EMI दिए हो, उसमें 2,919 अगर इंटरेस्ट है तो प्रिंसिपल कितना दिए? 4,781। फिर आप 29,189 में ये 4,781 माइनस कीजिए। अब और कितना देना बचा है? 24,408। पहला EMI जब दिया 7,700 का, उसमें 4,781 गुड्स का दाम दिया ना, और बाकी 2,919 इंटरेस्ट। तो देना था उसको 29,189 गुड्स के लिए, उसमें से 4,781 दे दिए, तो अभी भी कितना बचा? 24,408। उस पर फिर 10% इंटरेस्ट देंगे। जितना प्रिंसिपल वैल्यू बाकी है हम उसी पे ना ब्याज देंगे। तो प्रिंसिपल वैल्यू कितना बाकी है? 40,000 गुड्स का दाम था, 10,811 तुरंत दे दिए। पहला EMI में प्रिंसिपल वैल्यू 4,781 दे दिए, अभी भी बच गया 24,408 प्रिंसिपल वैल्यू। फिर उस प्रिंसिपल वैल्यू पर 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, 2441 एकदम 2441 आ गया मेरा इंटरेस्ट। तो सर अगर सेकेंड EMI आप 7,700 का चुकाए हो, उसमें से अगर 2441 आपका इंटरेस्ट है तो प्रिंसिपल वैल्यू कितना है? 5259। फिर वो 5259 माइनस कर दो 24,408 में से,
अब और कितना प्रिंसिपल देना है? 19,149। उस पर फिर अगली बार इंटरेस्ट, तो 1915 इंटरेस्ट आ रहा है। फिर 7,700 का EMI भरे हैं, उसमें 1915 अगर इंटरेस्ट है तो 5,785 प्रिंसिपल वैल्यू। फिर ये प्रिंसिपल वैल्यू माइनस किए तो बचा 13,364। फिर 13,364 पे 10% इंटरेस्ट तो 1,336, ठीक है ना। और फिर 7,700 का EMI भरे, उसमें से 1,336 अगर इंटरेस्ट है तो 6,364 गुड्स का वैल्यू है। अब देखो एग्जैक्टली लास्ट फोर्थ ईयर, अब कितना बचा है देना? और 7,700 देख लो, 13,364 में 6,364 गया, 7,000 देना है। तो 7,000 पे फिर से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, 10% आता 700 रुपया। देख लो एग्जैक्टली 7,700 दिए, इसमें से 700 अगर इंटरेस्ट दिए हैं तो प्रिंसिपल 7,000। तो लो ये माइनस करो और अब जीरो देना, मतलब धीरे धीरे हर EMI में प्रिंसिपल भी कटता गया और लास्ट EMI में एग्जैक्टली आके प्रिंसिपल जीरो। यही होता है EMI बनाने का कॉन्सेप्ट। जब वो लोग EMI का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ना, जब आप कोई सामान लाते हो, वो लोग ऐसे ही EMI का फिगर निकालते हैं कि आपका लास्ट EMI तक इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों खत्म हो। तो देखो आपका इंटरेस्ट का फिगर कितना आ रहा है? 2919, 2441, 1915, 1336। इनको अगर जोड़ोगे और 700 रुपया तो देखो 9311 टोटल इंटरेस्ट चुका है, वही तो गिने थे अपने। और ये जब आप गुड्स का प्रिंसिपल वैल्यू जो चुका है वो जोड़ो, 10,811 डाउन पेमेंट, 4781, 5259, 5785, 6364 और 7,000, ये सब जोड़ो तो देखो एग्जैक्टली 40,000। तो देख लो आप 40,000 गुड्स का भी चुका दिए और 9,311 ब्याज भी चुका दिए। अल्टीमेटली 5 EMI खत्म हुआ, 5 EMI जैसे ही खत्म हुआ आपका प्रिंसिपल भी चुक गया और आपका 9,311 का इंटरेस्ट भी चुका। तो अब हम शॉर्ट लाइन में बोल दें, जब हमको सब कुछ गिवन हो, सब कुछ माने क्या क्या सर? कैश प्राइस, EMI और इंटरेस्ट का रेट, अगर ये हमको तीनों गिवन हो तो हम अपने प्रिंसिपल में से डाउन पेमेंट को माइनस करेंगे। अब हर EMI में कितना इंटरेस्ट कितना प्रिंसिपल वो सेग्रीगेट करेंगे और प्रिंसिपल वैल्यू को गुड्स के दाम से रिड्यूस करते चले जाएंगे। हर EMI में से पहले सेग्रीगेट करेंगे कितना इंटरेस्ट कितना प्रिंसिपल, और उसको फिर प्रिंसिपल वैल्यू जितना निकल के आ रहा है वो मेन प्रिंसिपल वैल्यू से रिड्यूस करते चले जाएंगे। मेरा लास्ट EMI तक सब कुछ जीरो हो जाएगा। बात क्लियर? अगला तरीका आता है, व्हेन कैश प्राइस एंड अमाउंट ऑफ डिफरेंट इंस्टॉलमेंट आर गिवन, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट गायब है। सर जब तीनों गिवन था तो बहुत जिंदगी आसान था, हर EMI प्रिंसिपल वैल्यू में बस इंटरेस्ट कैलकुलेट करा था, रेट तो गिवन था 10%, 10%, 10%, 10%, ठीक ना। लेकिन सर ऐसा केस जहाँ पे मेरे को कैश प्राइस पता है, अब देखो हम एक एक चीज गायब कर रहे हैं। हम पहला सिचुएशन क्या लिया जहाँ सब पता था, है ना, कैश प्राइस, इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट तीनों पता था। अब हम एक सिचुएशन ले रहे हैं जहाँ पे आपको दो ही पता है, दो ही आइटम पता है, कैश प्राइस पता है और इंस्टॉलमेंट पता है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट गायब। तब इंटरेस्ट को हर EMI में सेग्रीगेट कैसे करो? तो देखो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, बेटा टोटल 4 ही हम ऐसा केस कराएगा, बस ये 4 केस आता है, आपको कैलकुलेशन आता है। क्वेश्चन में आपको रीड करना पड़ेगा कौन सा वाला केस एप्लीकेबल होगा। कैसे रीड करेंगे सर? अरे सर यही तो पढ़ेंगे, क्या कैश प्राइस गिवन है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, क्या इंस्टॉलमेंट का वैल्यू गिवन है, तो पहला वाला केस सॉल्व कर लेंगे। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गायब है बाकी दोनों गिवन है तो दूसरा केस सॉल्व करेंगे जो अभी करने जा रहे हैं। सर क्या करेंगे? देखो क्वेश्चन में देखते हैं, पी लिमिटेड परचेज द प्लांट ऑन हायर परचेज बेसिस ऑफ 50,000 एंड मेक पेमेंट ऑफ फॉलोइंग ऑर्डर। पहला डाउन पेमेंट दिया 10,000 का, दूसरा डाउन पेमेंट दिया 20,000 का, सॉरी पहला डाउन पेमेंट दिया 10,000 का, पहला EMI दिया 20,000 का, दूसरा EMI दिया 10,000 का, तीसरा EMI दिया फिर 10,000। तो क्या क्या दे रहा है वो? डाउन पेमेंट चुकाया, गुड्स का हायर परचेज प्राइस बताया, देखो नहीं सॉरी गुड्स का कैश प्राइस बताया, बोला हायर परचेज बेसिस पे लिए है। गुड्स का कैश प्राइस बता दिया कितना है 50,000, तो CP बता दिया। मेरे को डाउन पेमेंट बता दिया, पहला डाउन लेते ही हम जो डाउन पेमेंट दे रहे हैं 10,000 का,
और फर्स्ट EMI, सेकेंड EMI और थर्ड EMI में बता रहे हैं 20,000, 10,000 और 10,000, ये मेरे को गिवन। तो सर डाउन पेमेंट और EMI जोड़ लें तो मेरा हायर परचेज प्राइस आ जाएगा ना। 10,000 दिए डाउन पेमेंट का और 20, 10, 30, 10, 40। ओ नहीं, ये हायर परचेज प्राइस ही दिया है, ये HP प्राइस ही गिवन है सर 50,000। उसके ये इसी का ब्रेकअप दिया हुआ ये कि 10,000 हम हाथों डाउन पेमेंट में दे दे रहे हैं और बाकी 20, 10, 10 करके 3 इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं। जबकि अगर गुड्स को लेने जाते तो उसका कैश प्राइस होता 43,000। ठीक है ना। तो CP दे दिया, EMI का वैल्यू दे दिया, लेकिन सर ये इंटरेस्ट रेट गायब है, तो फर्स्ट केस सॉल्व नहीं कर सकते हम यहाँ। अब ये हर EMI में कितना इंटरेस्ट छुपा हुआ है कैसे निकालें? सर हम एक काम करें, पहले तो टोटल इंटरेस्ट का वैल्यू निकालें। कितना होगा? 50,000 एसेट का हायर परचेज प्राइस है 7,000। हाँ, और 43,000 कैश प्राइस है, तो आपका 7,000 का इंटरेस्ट है। उस 7,000 के इंटरेस्ट को ड्यू वैल्यू के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। आई रिपीट, उस 7,000 इंटरेस्ट को हर EMI में कितना ड्यू है, अभी कितना और देना बाकी है हर EMI देने के बाद, हर एक पेमेंट करने के बाद अभी भी कितना देना बाकी है, उस रेशियो में 7,000 को डिवाइड कर लीजिए। देखो जैसे गुड्स का दाम कितना था 50,000, 10,000 का डाउन पेमेंट दे दिए, अभी भी कितना देना है, तो 4 एक रेशियो बना। फिर 20,000 का एक EMI दिया, अभी भी कितना देना है 20,000, तो 2 बना एक रेशियो। फिर 10,000 दे दिया, अभी भी कितना देना है, तो ये बन गया रेशियो बन के 4:2:1 में 7,000 को बांट दीजिए, कितना आएगा 4,000, 2,000 और 1,000, है ना। इस रेशियो में आप जब आप जो पहला EMI दिए 20,000 का, मान लीजिए आप 20,000 गुड्स का दाम दिया और 4,000 इंटरेस्ट दिया, 24,000 वहाँ दे दिया, नहीं सॉरी 20,000 दे दिया, उसमें से 4,000 इंटरेस्ट है, तो कैश प्राइस 16,000 है। हमको उससे कोई मतलब भी नहीं, हमको CP गिवन है क्वेश्चन, हमको CP निकालना नहीं है। तो दो कहानी था अब तक सर, एक में रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, तब तो जितना प्रिंसिपल वैल्यू बाकी है उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है तब फिर एक काम कीजिए, टोटल इंटरेस्ट को जितना देना बाकी है हर EMI के बाद उस वैल्यू, उस रेशियो में डिवाइड कर लीजिए। क्लियर है ये बात अनुश्री? अब आते हैं तीसरे और आखिरी केस में। आखिरी टॉपिक आज के लिए, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैश प्राइस। जब कैश प्राइस गायब होगा तब क्या करें? अब तक हम लोग क्या सॉल्व किए सर, जहां पे हमको क्या गायब था सर, जहां पे हमको सब गिवन था, CP भी गिवन सर, हमको इंटरेस्ट का रेट भी गिवन, और सर हमको डाउन पेमेंट भी गिवन एंड EMI का वैल्यू भी गिवन था। फिर एक केस सॉल्व किए जहाँ CP गिवन था, EMI का वैल्यू गिवन था, इंटरेस्ट का रेट नॉट गिवन था, और अब आ रहे हैं केस जहाँ पे CP गायब था। ज्यादातर चांस सर यही आने का जो अभी पढ़ने जा रहे हैं। मतलब सिर्फ EMI और इंटरेस्ट? आपको EMI बता दिया और इंटरेस्ट का रेट बता दिया, ठीक है। देखो जैसे इसका एग्जांपल लेके, इसमें यही एक केस है जहाँ उल्टा चलना है। आई रिपीट, यही एक केस है जहाँ रिवर्स में गाड़ी चलेगा। सर समझाइए कैसे रिवर्स में? तो ये देखो, A and कंपनी परचेज अ ट्रक ऑन हायर परचेज सिस्टम, एज पर द टर्म ही रिक्वायर्स टू पे 70,000 डाउन पेमेंट। DP दे दिया, 53,000 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, 49,000 एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर एंड 55,000 एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। इंटरेस्ट का रेट बता दिया 10%, लेकिन सर इस क्वेश्चन में CP गायब, और हमको CP हमेशा पहले चाहिए होगा कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए।
ठीक है, आप इनका प्रेजेंटेशन में मत जाओ, मेरा प्रेजेंटेशन देखना, हम थोड़ा सिंपल रखिएगा। हमको चलना उल्टा है, थर्ड EMI, सेकेंड EMI एंड फर्स्ट EMI, और फिर उसमें DP को ऐड कर लेंगे तो कहानी हो जाएगी, कैश प्राइस आ जाएगा। हम क्या करेंगे ना बेटा, ये EMI है ना, EMI में इंटरेस्ट इंक्लूडेड होगा, हम इंटरेस्ट निकालता जाएगा तो अपने आप ही तो CP बच जाएगा। EMI में इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता है ना, मतलब ये 10% माइनस करते करते माइनस वैसे नहीं, डायरेक्ट माइनस में, सुनना आराम से। थर्ड EMI में हमको कितना देना था, 55,000, तो सर आपको 55,000 देना है। ये 55,000 10% इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, मतलब ये 55,000 110% है, तो 10 कितना होगा, 5,000 आएगा। तो ये इंटरेस्ट अमाउंट आ गया। तो बेटा 55,000 का अगर EMI है, 5,000 अगर उसमें इंटरेस्ट है, तो बाकी 50,000 CP है। ये थर्ड ईयर का एंडिंग डेट पे खड़े थे। अब आ जाते हैं सेकेंड ईयर के एंडिंग डेट पे। मेरा क्वेश्चन गौर से सुनना और ठीक से आंसर करना, एक बार में ब्लंटली आंसर मत देना। सेकेंड ईयर के एंड पे खड़ा है, बताओ हमको अभी भी कितना रुपया चुकाना है, कितना रुपया देना बाकी। ये पकड़ लोगे, ये पार्ट खत्म हो, ये चैप्टर भी कंसेप्चुअली ये चैप्टर आपके लिए खत्म हो जाएगा, फिर खाली प्रेजेंटेशन बचेगा। सेकेंड ईयर के एंड में आप खड़े हो, ठीक है, अभी भी आपको कितना रुपया चुकाना बाकी है। सेकेंड ईयर का EMI भी बाकी है, जो कि कितना है 49,000। एंड मेरा बात बहुत अच्छे से सुन लेना, नहीं समझ में दोबारा पूछना। सेकेंड ईयर का EMI देना है, जो कि इंटरेस्ट इंक्लूडेड होगा, क्योंकि सेकेंड ईयर के एंड में खड़े हैं, तो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों देना है। लेकिन थर्ड ईयर का तो अभी केवल प्रिंसिपल ही देना है, अगर अभी तुरंत दे दें तो, क्योंकि सेकेंड ईयर के एंड में अगर हम पूरा पैसा चुकाने का बात कर लेता, तो हमसे वो जो EMI पे सामान दिया वो कितना मांगता, वो बोलता 49,000 तो गुड्स का दीजिए, EMI दीजिए आपका सेकेंड ईयर का। और क्योंकि थर्ड ईयर का पेमेंट आप डे 1 को ही कर दे रहे हैं, सेकेंड ईयर का एंड मतलब थर्ड ईयर का फर्स्ट डे, उस दिन ही आप पेमेंट कर दे रहे हैं, तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट मत दीजिए, खाली प्रिंसिपल वैल्यू दे दीजिए। यानी हमको 50,000 ये देना है और 49 ये देना है। ये बात मेरी समझ में आई कि नहीं आई अनुश्री? तो बस अब आपका पार्ट खत्म। अब आपको देना है 99,000, तो सर अगेन वही कीजिए, 99,000 अगर 110% है तो 10% कितना होगा, 9,000। तो 99 दे रहे हो, 9 इंटरेस्ट है, तो बाकी 90,000 कैश प्राइस दे रहे हो, ठीक है। ये 90 कैश प्राइस नहीं, 50 भी इंक्लूडेड है, डोंट वरी। अब आ जाओ फर्स्ट ईयर के, फिर वही कहानी। अगर हम फर्स्ट ईयर के एंड में खड़ा होता, ठीक है, और हम आपसे पूछता बताओ अभी पूरा पैसा दे तो कितना दे देंगे, आप बोलोगे फर्स्ट ईयर का EMI पूरा विथ इंटरेस्ट, क्योंकि फर्स्ट ईयर के एंड में खड़े हो, मतलब पूरा ब्याज भी लोगे आप मेरे से, मतलब आप 53 ये तो पूरा लोगे, है ना। प्लस आप मेरे को बोलोगे और जो आपका कैश प्राइस बाकी है 90,000 वो भी दे दो, उस पर इंटरेस्ट मत दो, क्योंकि सेकंड और थर्ड ईयर का कैश प्राइस सब अभी दे दे रहे हो, 53 + 99 तो 143 देना, अगर अभी दे दो तो ये 143 अगर 1,01,10% है तो 10 कितना होगा, 13,000। तो अभी ये 143 दे रहे हो, उसमें 13 इंटरेस्ट है, तो बाकी कैश प्राइस है 1,30,000, ठीक है। तो ये 1,30,000 आपका कैश प्राइस है, प्लस 70,000 का डाउन पेमेंट है, क्वेश्चन बोला था ये रहा, ठीक। तो आपको टोटल 2 लाख उसका कैश प्राइस, 1,30,000 + 70 जोड़ा। सर एक आप ये 90 और 50 नहीं जोड़े बेटा, ये 1,30,000 में दोनों इंक्लूडेड है, आप तो ऐड ही किए थे ना, ये रहा 53 और 99 जब ऐड कर रहे थे 50 और 90 तो ऐड हो गया। तो सर आपका 2 लाख रुपया दूसरा CP है,
और हर इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट था? 5,000, 9,000, 13,000। देखो जोड़ के कितना आ रहा है? 27,000। अब देख लो, आप जो चुका रहे हो 2,27,000 आपको होना चाहिए, है ना? 2 लाख प्लस 27,000 तो मिला लो, देख लो। 70 जोड़ो प्लस 53 जोड़ो प्लस 49 जोड़ो प्लस 55 थी। आ रहा है ना? देखिए अल्टीमेटली आप उल्टा चल के आए कि अगर थर्ड ईयर के एंड पे खड़े होते तो कितना देना पड़ता, उस ईएमआई में कितना इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। सेकेंड ईयर के एंड में खड़े होते तो सेकेंड ईयर का ईएमआई प्लस थर्ड ईयर का कैश प्राइस देना पड़ता, उसमें कितना इंक्लूडेड है इंटरेस्ट। ऐसे फर्स्ट ईयर के एंड में खड़े होते तो फर्स्ट ईयर का ईएमआई प्लस सेकेंड और थर्ड ईयर का प्रिंसिपल। तो आपका आ रहा है 1,30,000 गुड्स का कैश प्राइस। इंटरेस्ट को हटाते चले गए तो सीपी आता चला गया। इस थर्ड सीपी में आप डाउन पेमेंट ऐड कर लिए, आपका गुड्स का दाम आ गया। यही वो मेन केस था जो आपको एग्जाम में संभालना। बात भाई कि आपको यही 3 में से एक कहानी देगी, ठीक? तो कैलकुलेशन वाला पार्ट से 3 केस देगा। हम एग्जाम में पहले केस गेस करके ये वर्किंग्स निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग सीखेंगे वो पुटिंग होगी।